वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। बिजनेस लॉ में आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी और गारंटी को पहले हम सेपरेटली समझेंगे, फिर दोनों में डिफरेंस को समझेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं इंडेमनिटी। देखो, इंडेमनिटी का मतलब ये हुआ कि जब हम मान लीजिए इंडेमनिटी आई से है तो आई का मतलब है इंश्योरेंस। हमने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ किया तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे साथ इंडेमनिटी का भी कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसको हम इस तरीके से समझते हैं, मान लीजिए आप कोई इंश्योरेंस लेते हो। इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? मान लीजिए आपने इंश्योरेंस लिया तो इंश्योरेंस का प्रीमियम आप पे करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उस प्रीमियम के बदले में आपको ये रिस्क देगी, इस रिस्क के अगेंस्ट सेफ्टी देगी कि आपको आपके एक्ट से या किसी अदर एक्ट से कोई भी लॉस होता है, मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है, गलती से आप ड्राइव करते हो या फिर किसी नेचुरल कैलेमिटी से आपको कोई लॉस हो जाता है, तो उस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करेगी, पे करेगी। तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। तो इंडेमनिटी को हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे हम बात करें डेफिनेशन, जैसे फर्स्ट जो हाफ है वो इंडेमनिटी का है, सेकंड हाफ गारंटी का है। तो पहले इंडेमनिटी को हम समझ रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन में। One party promised to pay loss caused by the fault of himself or by conduct of the other party. The promiser will save him called the contract of indemnity under section 124. तो ये जो सेक्शन 124 है बता रही है, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को जो लॉस होता है, चाहे वो उसके खुद के कारण हो या किसी अदर पार्टी के कारण हो, तो उस लॉस से उसको वो क्या करेगी, कंपनसेट करती है। तो वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाता है। तो हमने डेफिनेशन को अंडर सेक्शन 124 हमने यहाँ समझा। फिर हम समझते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज टू सेव द प्रोमिस फ्रॉम द लॉस। कि जो लॉस है उससे बचाना ही क्या है, आपका इंडेमनिटी का पर्पस है। नंबर ऑफ पार्टी देखें, देयर आर ओनली टू पार्टी। टू पार्टी का मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी, इंडेमनीफायर, और वो जिसको इंश्योर्ड है उसको हम कहते हैं इंडेमनिटी होल्डर। फिर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, और जो टू पार्टी होती है उनके बीच में सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। नंबर ऑफ पार्टीज टू रहती हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिंगल ही रहता है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वन रहता है। फिर हम बात करेंगे रिक्वेस्ट ऑफ डेटर्स। रिक्वेस्ट ऑफ डेटर्स का मतलब ये हुआ, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द इंडेमनीफायर टू एक्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द डेटर्स। कि इंडेमनीफायर ऑटोमेटिकली अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करेगा, उसको किसी की रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना। यहाँ पे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब हम गारंटी को समझेंगे तो वहाँ पे जो रिक्वेस्ट फॉर डेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने इस वाले पॉइंट को यहाँ पे बनाया। हो सकता है ये पॉइंट आपको अभी नहीं समझ आ रहा हो, लेकिन जब हम गारंटी से कंपैरिजन करेंगे इंडेमनिटी का तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे राइट ऑफ पार्टीज। राइट ऑफ पार्टी की बात करें, एन इंडेमनीफायर कैन नॉट स्यू ए थर्ड पार्टी इन हिज ओन नेम unless there is a no PVT of contract. He can do so only if there is a assignment in this favor. कि यहाँ पे जो हिमसेल्फ आया था या हरसेल्फ आया था कि जो इंश्योर्ड है और इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको लॉस होता है उसके एक्ट से या थर्ड पार्टी के एक्ट से होता है, तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट उसको राइट्स होता है। तो यहाँ पे हम बात करें, ए इंडेमनीफायर कैन नॉट स्यू ए थर्ड पार्टी इन हिज ओन नेम, है ना। कि जो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट वो जो लॉस होता है उसके लिए वो अगेंस्ट स्यू नहीं कर सकता, मुकदमा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि ही कैन डू सो ओनली इफ़ देयर इज़ एन असाइनमेंट इन हिज फेवर। कि वहाँ पे यदि उसने इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है अपने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर, जो इंश्योर्ड है और इंश्योरर है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तब तो वो कर सकता है, लेकिन विदाउट कॉन्ट्रैक्ट वो उस काम को नहीं कर सकता, राइट ऑफ द पार्टी को यूज़ नहीं कर सकता थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। फिर हम बात करेंगे एक्सिस्टेंस ऑफ डेब्ट और ड्यूटी। द रिस्क ऑफ एनी लॉस हैपनिंग इज द ओनली कंटीजेंट अगेंस्ट विच इज इंडेमनीफायर अंडरटेक द इंडेमनिटी। कि यहाँ पे जो एक्सिस्टेंस ऑफ डेब्ट या ड्यूटी है, कहने मतलब ये हुआ कि जो लायबिलिटी अराइज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। किसकी? इंडेमनीफायर की लायबिलिटी अराइज यहाँ पे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये आपका ज़रूरी नहीं है। कंसिडरेशन की बात करें तो विदाउट कंसिडरेशन ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपका कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ा था ना, सेक्शन 2D पढ़ा था, वहाँ पे कंसिडरेशन आया था। स्यू अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, जैसा कि हमने पहले डिस्कस ही किया था कि यदि उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो इंडेमनीफायर जो है वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट क्या कर सकता है, केस कर सकता है। परचेज ऑफ एनी लोन और क्रेडिट इन केस ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, परचेज ऑफ एनी लोन और क्रेडिट इज नॉट फाउंड, द कंसिडरेशन इन द इंडेमनिटी इज डायरेक्ट। कहने मतलब ये क्या हुआ कि यदि हमने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो आजकल इंश्योरेंस कंपनी क्या करती हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी पर हमें लोन भी प्रोवाइड कराती हैं। तो उस लोन का जो ब्याज है, जो लोन है, तो इन केस ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंस ऑफ एनी लोन और क्रेडिट इज नॉट फाउंड। कि यदि
इस तरीके का लोन नहीं लिया गया है तो वहाँ पे कोई सेट ऑफ नहीं करेगी इंश्योरेंस कंपनी, वो डायरेक्ट उसका जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है उसके साथ। फिर हम बात करेंगे राइट ऑफ रिस्टिट्यूशंस। रिस्टिट्यूशंस क्या होता है कि जो हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं पॉलिसी के अंदर, उस इंश्योरेंस प्रीमियम को वापस लेने का राइट्स क्या कहलाता है, राइट ऑफ रिस्टिट्यूशंस। कि जो इंश्योरर है वो इंश्योर्ड से जो प्रीमियम पे किया है वो यदि उसके बाद मिस हैपनिंग नहीं होती है तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उसको प्रीमियम वापस लौटाती है? नहीं। द इंडेमनीफायर हैज़ नो राइट टू गेट बैक द अमाउंट वंस पेड, कि उसने जो प्रीमियम पे किया उसको वापस नहीं लौटाती है और इंडेमनीफायर को वो पैसा वापस नहीं मिलता है। तो हमने अभी किसे पढ़ा, इंडेमनिटी को पढ़ा। अब हम इंडेमनिटी का कंपैरिजन करेंगे गारंटी के साथ और गारंटी को भी समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको गारंटी एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो मेरा फ्रेंड है, मैं उसको जानता हूँ, लेकिन वो किसी बैंक से लोन ले रहा है तो बैंक उसको नहीं जानता। तो अब बैंक ने मुझे कहा कि आप एज ए श्योरिटी अपने फ्रेंड की गारंटी दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैं फ्रेंड के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो मैं आ रहा हूँ, तो मैं एक श्योरिटी की फॉर्म में आ रहा हूँ, श्योरिटी मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो इसके अंदर गारंटी के अंदर 3 पर्सन हुए, ठीक है ना। वहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3 होते हैं, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहले बैंक और उस पर्सन के बीच में, फिर उस पर्सन जो मेरा फ्रेंड है और बैंक के बीच में हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, फिर मेरे फ्रेंड और मेरे बीच में, और फिर मेरे और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ये गारंटी का एग्जांपल है। अब हम इसको गारंटी में भी समझेंगे, दूसरा हम इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे इंडेमनिटी से। जैसे हम देखें तो पहले डेफिनेशन के बेस पर देखें तो जो इंडेमनिटी की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 124 थी, ये अंडर सेक्शन 126 है। इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रोमिस और डिस्चार्ज ऑफ हिज लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ फॉल्ट। कि यदि थर्ड पर्सन कोई गलती करता है, तो थर्ड पर्सन मतलब फ्रेंड यदि कोई गलती करता है तो मैं श्योरिटी हूँ, तो उस कंडीशन में मेरी लायबिलिटी अराइज होगी, मैं उसके नॉन पेमेंट की जगह मुझे पेमेंट करना होगा। ऑब्जेक्ट की बात करें, इट मेन टू बी प्रोवाइड द एश्योरेंस एज टू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस एज डिस्चार्ज और लाइबिलिटी। कि यहाँ पे मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ बैंक को कि यदि मेरा फ्रेंड पे नहीं कर रहा है तो मैं उसको पे करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखें कि वहाँ पे क्या था, इंडेमनिटी के केस में जो इंश्योरेंस कंपनी थी वो प्रॉमिस करती थी, और यहाँ पे प्रॉमिस कौन करेगा, यहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स का बैंक के साथ कॉन्टैक्ट हुआ है वो भी प्रॉमिस करेगा, और मेरा जो बैंक के साथ कॉन्टैक्ट हुआ है मैं भी यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा हूँ इनडायरेक्टली। नंबर ऑफ पार्टी की बात करें, वहाँ पे 2 पार्टीज थी, इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी। यहाँ पे 3 पार्टी हैं, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। पैसा जो उधार दे रहा है और जो पैसा ले रहा है, और मैं श्योरिटी एज ए हूँ। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वहाँ पे पार्टी 2 थी तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट था, यहाँ पार्टी 3 है तो कॉन्ट्रैक्ट भी 3 होंगे। पहला क्या, प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर के बीच में, फिर क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, और प्रिंसिपल, डेटर और श्योरिटी के बीच में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे फ्रेंड का बैंक के साथ, बैंक का मेरे साथ, और मेरा मेरे फ्रेंड के साथ, जो 3 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होंगे। रिक्वेस्ट फॉर डेटर्स का मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हम इंडेमनिटी में तो इसे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम जब हम गारंटी के केस में आएंगे तब हम इसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जो श्योरिटी होता है गारंटी के केस में, वो क्या कर सकता है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है किसको, डेटर्स को, कि भाई मान लीजिए मेरा फ्रेंड है वो पैसा नहीं दे रहा बैंक को, तो मैं बैंक को मेरे फ्रेंड को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि तुम उसका पेमेंट करो, ठीक है ना। क्योंकि वो पेमेंट नहीं करेगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होगी, बैंक को राइट्स हो जाएगा मुझसे पैसे लेने का, तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ उसको। जबकि ऐसा जो था, जो थर्ड पार्टी थी, जब हम इंडेमनिटी पढ़ रहे थे, वहाँ पे थर्ड पार्टी से कोई लॉस हुआ है, मान लीजिए किसी ने आपको कुछ भी लॉस किया है, वो आपको पता नहीं है, रीन इंश्योरेंस कंपनी उस पर्सन से थोड़ी लेगी वो। तो यहाँ पे तो हम रिक्वेस्ट फॉर डेटर्स कर सकते हैं गारंटी में, लेकिन हम इंडेमनिटी में नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर राइट ऑफ पार्टी की बात करें, राइट यही है कि जैसे गारंटी के अंदर द गारंटर ऑन द डिस्चार्जिंग द डेट्स ड्यू टू द प्रिंसिपल डेटर्स कैन प्रोसीड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर्स इन इज ऑन राइट्स। कि यदि आपका जो डेटर्स है वो क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करता है, तो उस सिचुएशन में मैं जो श्योरिटी हूँ, मैं एज ए गारंटर हूँ, तो मेरी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। एक्सिस्टेंस ऑफ ड्यूटी की बात आई गई, एक्सिस्टेंस ऑफ डेब्ट या ड्यूटी विच इज़ गारंटेड बाय द श्योरिटी। कि जो श्योरिटी ने गारंटी दी है वो उसकी ड्यूटी है, उसको पे करेगा। यहाँ पे हम बात करें कंसिडरेशन की बात करें, तो डायरेक्ट कंसिडरेशन जो है फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के बैंक और मेरे फ्रेंड के बीच में था, और आपका दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मेरा और बैंक के बीच में था। तो कहीं ना कहीं वो कंसिडरेशन जो आ रहा है मेरे फ्रेंड से रिलेटेड ही यहाँ पे कंसिडरेशन का जो मीनिंग है यहाँ पे आ रहा है, तो कंसिडरेशन यहाँ पे भी होता है, ठीक है ना। सूट फॉर थर्ड पार्टी की हम बात करें,
यहाँ पे जो हम बात करें कि जो श्योरिटी है, कि श्योरिटी जो है, जो गारंटर है वो पेमेंट करने के लिए लायबल है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे पेमेंट करेगा, उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ पे पेमेंट्स करे। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि काफ़ी चीज़ें जो इंडेमनिटी में नहीं थी वो गारंटी की सिचुएशन में हमें मिल रही है। फिर प्रेजेंस ऑफ एनी लोन और क्रेडिट की हम बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ गारंटी होता है, लोन और क्रेडिट के साथ गारंटी भी होती है। फिर हम बात करें राइट ऑफ रिस्टीट्यूशंस क्या होता है कि इट इज़ द श्योरिटी हैज़ द राइट टू गेट बैक द अमाउंट दैट वॉज पेड बाय हिम ऑन द क्रेडिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर्स, कि पैसा वापस लेने का राइट्स जो होता है, जैसे वहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम का वापस लेने का राइट नहीं था, ऐसे यहाँ पे जो गारंटर है उससे बैंक जो है पैसा ले सकती है यदि फर्स्ट पर्सन उसका पेमेंट नहीं कर सकता है। तो हमने यहाँ पे जो डिफरेंस समझा है कि क्या क्या डिफरेंस है किसके अंदर, अपने इंडेमनिटी और गारंटी के अंदर। तो इन डिफरेंस के बेसिस पर हम एक पॉइंट और पढ़ते हैं, सेसेशन ऑफ लाइबिलिटी। अंडर द इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट द लाइबिलिटी एंड्स व्हेन कॉन्ट्रैक्ट कम्स एंड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इट इज एंडेड इफ एनी चेंज इज मेड इन द कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो होता क्या है, जो इंडेमनिटी रहती है उसके अंदर जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा तो इंडेमनिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। जबकि इन द केस ऑफ गारंटी के केस में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो तभी पूरा होगा, कॉन्ट्रैक्ट तभी चेंज होगा यदि हमने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ड्यूरिंग द ईयर्स कोई चेंज किया। तो यहाँ पे हमने इंडेमनिटी और गारंटी को समझा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।